हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्विच इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ ए वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, जहां हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा चॉइसेस चूज़ करनी हो या फिर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना हो या प्रोग्राम में हमें इस तरह का कंट्रोल चाहिए कि हम प्रोग्राम में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकें और किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करवाएं, या हमारे पास कई तरह की चॉइसेस अवेलेबल हों, उन चॉइसेस में यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करे कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वहाँ आप अगर एडिशन के बटन पे प्रेस करते हैं तो आपको रिजल्ट एडिशन का मिलता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से एक से ज़्यादा चॉइसेस होने पे हम स्विच केस को यूज़ में लेके हमारे प्रोग्राम या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। इफ़ एल्स कंडीशंस के अंदर हम मैक्सिमम 2 चॉइसेस ले सकते थे और उन 2 चॉइसेस में से हमें एक चॉइस को यूज़ में लेना होता था या एग्जीक्यूट करना होता था। ऐसा नहीं है कि हम इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू 2 से ज़्यादा चॉइसेस नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप इफ़ एल्स में नेस्टिंग का यूज़ करके और कई ऑप्शंस को भी प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास सी लैंग्वेज ने ऑप्शंस पहले से ही दिए हुए हैं तो इफ़ एल्स को यूज़ करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। हम सिर्फ हमारे पास जो ऑलरेडी स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको यूज़ करके भी हम आपके ऑप्शंस को यूज़ में ले सकते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज ने स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो तो आप स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के सिंटैक्स के बारे में देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली कंट्रोल करते हैं आपके पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो कि प्रोग्राम में लिखा हुआ है। सिंटैक्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्विच कीवर्ड हमने यूज़ किया है। इस पूरे सिंटैक्स में हमने यहाँ पर 3 कीवर्ड यूज़ किए हैं। सी लैंग्वेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि 32 कीवर्ड्स हम यूज़ में लेते हैं और वो क्या क्या होते हैं वो भी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। तो यहाँ पर इस सिंटैक्स में मैं 3 कीवर्ड्स यूज़ में ले रहा हूँ। पहला कीवर्ड है स्विच, दूसरा है केस एंड थर्ड कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हम इस सिंटैक्स को समझते हैं। इस सिंटैक्स में कीवर्ड के बाद हमने ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जिस तरह से इफ एल्स और फॉर लूप में हम कंडीशंस ब्रैकेट में लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर स्विच केस में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी में हम केस कीवर्ड के साथ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। तो केस 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इस केस 1 के आगे हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वो कोड कब एग्जीक्यूट होगा? वो कोड जब एग्जीक्यूट होगा जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके इस पर्टिकुलर केस से मैच हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये किस तरह से वर्क करता है? कंट्रोल सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे आता है। यहाँ पर अगर आप किसी तरह की कोई कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं तो आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपने यहाँ पर डाला है उसी कांस्टेंट वैल्यू को इन सभी केसेस से कंट्रोल मैच करता है और जहां पर भी वो वैल्यू मैच होती है उस इंस्ट्रक्शन पर या केस पर आपका कंट्रोल जंप करता है और उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, किसी एक्सप्रेशंस को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो एक्सप्रेशंस हम यहाँ लिखते हैं उनका रिजल्ट आपका कांस्टेंट वैल्यू में ही आना चाहिए। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपका एक्सप्रेशन का है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह की वैल्यूज़ में आना चाहिए। रियल नंबर्स में वो वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे आप 1.1, 1.2 इस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस से मैच हो जाता है तो ये उस पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट कर देता है।
तो कंट्रोल जब एक्सप्रेशन से जंप करता है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 3 आया है, तो ये डायरेक्ट यहाँ केस 3 पर जंप करेगा और इसमें जो भी कोड लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल आपके 4th केस में चला जाएगा। कंट्रोल जैसे ही किसी इंस्ट्रक्शन पे जंप करता है, उसके आगे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी वो एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। और अगर आपका एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस से मैच नहीं होता है, तो लास्ट में जो हमने डिफ़ॉल्ट कोड दिया हुआ है ये उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल आपका किसी भी केस पे जंप करेगा और उसके आगे वाले कोडों को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसा हम अगर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ केस 3 ही हम एग्जीक्यूट करें, केस 4 एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज में लेते हैं। तो अगर ब्रेक कीवर्ड अगर आप यूज में लेते हैं तो ब्रेक कीवर्ड को आपको इस कोड के एंड में यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ब्रेक कीवर्ड कोड के एंड में लिख दूंगा, तो जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट केस 3 से मैच करेगा और मैच करने के बाद वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो डायरेक्ट केस 4 पे नहीं जाएगा, वो यहाँ से डायरेक्ट इस स्विच केस के बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से आप स्विच केस को टर्मिनेट कर सकते हैं। जहां आप ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे वहीं से आपका कंट्रोल स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ब्रेक कीवर्ड को आप लूप्स में भी यूज में ले सकते हैं, जो कि लूप को विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन ये टर्मिनेट कर सकता है। तो इस तरह से आप हर कोड के एंड में जाके ब्रेक कीवर्ड अप्लाई करेंगे तो आपके एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच होने के बाद सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कोई और केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट में हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर आपकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस से मैच नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड यहाँ पर चल जाएगा, जिसमें आप किसी भी तरह का ऑप्शन डाल सकते हैं कि आपने अगर यूज़र को बोला है कि 1 to 5 ही आपको चूज़ करना है, और अगर यूज़र इस वैल्यू के बाहर जाके आउट ऑफ रेंज जाके एंटर करता है वैल्यू को, तो आप यहाँ पर इनवैलिड सिलेक्शन करके किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे यूज़र को पता चले कि उसने वैल्यू गलत इनपुट की है। अब यहाँ पर स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते समय हमें कुछ रूल्स को भी ध्यान में रखना होता है। वो रूल्स क्या क्या होते हैं? द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द स्विच शुड रिजल्ट इन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, अदरवाइज इट शुड नॉट बी वैलिड। जो एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, वो किसी तरह से कोई रियल नंबर या फिर किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया हुआ है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन अलाउड। आप स्विच केस में इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका कांस्टेंट वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो रियल नंबर में नहीं आना चाहिए। इसी तरह से वेरिएबल एक्सप्रेशन आर अलाउड प्रोवाइडेड दे आर असाइंड विद फिक्स्ड वैल्यूज। अगर आप इस तरह की एप्लीकेशंस यहाँ पर यूज में लेते हैं तो इन ए, बी एंड सी की वैल्यूज को आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब ए और बी और सी को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पर आपको इनको इनिशियलाइज करना होगा, या फिर आपको यूजर से इनकी वैल्यूज एंटर करानी होगी। जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी प्रॉब्लम में है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यूज यहाँ पर इनपुट करानी होगी। बिना किसी इनिशियलाइजेशन के इस तरह की एक्सप्रेशंस यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएंगी। सेकेंड रूल, डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड। मतलब आपने यहाँ पर 5 केस लिए हैं तो पांचों केस के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू आप दे रहे हैं 1 2 3 वो सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केस 1 में भी आपने कांस्टेंट की वैल्यू 1 दी है और सेकंड केस में भी आपने कांस्टेंट की वैल्यू 1 दी है। इससे कंट्रोल कंफ्यूज हो जाएगा, प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाएगा और आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल even if the switch case statement do not have a default statement it would run without any problem। default statement जो मैंने syntax में लास्ट में लिखा है वो लगाना जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आपकी केसेस में किसी भी तरह की कोई भी मैच अकर नहीं होता है एक्सप्रेशन से, डिफॉल्ट स्टेटमेंट के थ्रू
एक डिफ़ॉल्ट मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर या यूज़र के लिए प्रिंट कर सकते हैं, जिससे उसे पता चले कि उसने आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ एंटर की है। इसीलिए हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ में लेते हैं। आप अगर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो उसका प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्रोग्राम जैसा आपने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट सीक्वेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रेक कीवर्ड का हम यूज में क्यों लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट से हम स्विच केस के पर्टिकुलर केस में जो कोड लिखा हुआ है उसके बाद उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, जिससे कि आगे वाले केसेस को वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ना करे। हम स्विच केस और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इसीलिए यूज में लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, ना कि कंट्रोल या प्रोसेसर उसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करे। इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के बाद अप्लाई करते हैं और वहां पर उसको अप्लाई करने से जस्ट कि किसी भी पर्टिकुलर केस जो कि एक्सप्रेशन से मैच करता है एग्जीक्यूट होने के बाद वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो वो यूज़र से वापस चॉइस मांगेगा कि वो उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो दोबारा से कोई वैल्यू एंटर करें। मतलब आप अगर एक ही प्रोग्राम में अलग अलग तरह से आपके लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको स्विच केस इंस्ट्रक्शन यूज में लेना चाहिए और हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लेना चाहिए, जिससे कि वो स्टेटमेंट वहीं टर्मिनेट हो जाए और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करे। Nesting of switch case statements are allowed, which means you can have switch statement inside another switch statement। जिस तरह से if else लैडर को हम यूज में लेते हैं, if else की नेस्टिंग करते हैं, for लूप की हम नेस्टिंग करते हैं, for लूप के अंदर for लूप अप्लाई करते हैं, if else के अंदर if कंडीशन लगा सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, उसी तरह से स्विच केस में भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्विच केस के अंदर ये नेस्टिंग करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम इस नेस्टिंग को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर आपको स्विच केस के इस इंस्ट्रक्शंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। एज यूजुअल मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लेता हूँ s.c। इसके बाद मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन लिख देता हूँ। वॉइड मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये मेन फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जिसके थ्रू मैं यूज़र से चॉइस लूँगा। उसके बाद मैं CLR SCR फंक्शन यूज़ में लेता हूँ, जो कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ में लेता है। और फिर मैं यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, जिसमें मैं उसकी चॉइस मांगता हूँ और इस चॉइस को मैं scanf फंक्शन की मदद से रीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यूज़र की सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रिंट करने वाला हूँ। मान लीजिए कि हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर ट्रैवल करते समय हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करने के। तो मैं यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए कुछ चॉइसेस यूज़र्स को देता हूँ कि अगर वो जिस पर्टिकुलर कंट्री में या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रैवल करना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई कोड वहाँ पर एंटर करेंगे तो वो पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस उनके लिए लिख देता हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? एंटर द सिटी कोड। जिस सिटी में वो जाना चाहते हैं उस सिटी कोड को वो एंटर करेंगे।
मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ, एज पर योर चॉइस। अब यहाँ पर चॉइस के लिए मुझे कुछ ऑप्शंस यूज़र के लिए अवेल करवाने होंगे, उसके लिए भी मुझे कुछ मैसेज यहाँ पर प्रिंट कराना होगा। तो मैं वो मैसेजेस यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। 1 for दिल्ली। इसी तरह से मैं 3 से 4 चॉइसेस यहाँ पर दे देता हूँ। तीन चॉइसेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इनके अंदर वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ 2, यहाँ मैं दे देता हूँ 3 और डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अहमदाबाद। सो अगर किसी ट्रैवलर को दिल्ली जाना है तो वो 1 प्रेस करेगा, जयपुर जाना है तो 2 प्रेस करेगा, अहमदाबाद जाना है तो वो 3 प्रेस करेगा। तो इस तरह से मेरा ये डैशबोर्ड तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। स्विच केस स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर चॉइस वेरिएबल को एंटर कराता हूँ, क्योंकि हम जो यूज़र वैल्यू दे रहा है उसको हम चॉइस वेरिएबल में ही एंटर करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे केस 1 लिखना है। केस 1 के अंदर मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, तो यूज़र जब दिल्ली के लिए 1 प्रेस करेगा तो उसे दिल्ली के लिए वो ट्रेन लेके जाएगी। तो यहाँ मैं सिंपल एक मैसेज यूज़र के एक्नॉलेज के लिए प्रिंट करा देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ वेलकम टू दिल्ली। तो यहाँ पर केस 1 अगर एग्जीक्यूट होता है तो सिंपल ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ पर केस 2 लिखता हूँ। केस 2 में मुझे मैसेज प्रिंट कराना है वेलकम टू जयपुर। तो अगर केस 2 चलेगा तो यहाँ पर वेलकम टू जयपुर आ जाएगा। इसी तरह से केस 3 में मैं वेलकम टू अहमदाबाद प्रिंट करा देता हूँ। और अगर यूज़र इसके बाहर जाके कोई वैल्यू एंटर करता है तो मैं यहाँ पर एक सिंपल मैसेज प्रिंट करा देता हूँ इनवैलिड सिलेक्शन, जिससे यूज़र को पता लग जाए कि उसने गलत वैल्यू यहाँ पर एंटर की है। और मैं यहाँ पर स्विच केस की बॉडी को बंद करता हूँ और गेट ch फंक्शन लिखता हूँ और मेन फंक्शन की बॉडी को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करके चेक करता हूँ तो हमारा किसी तरह की कोई एरर नहीं आ रही है। मैं इसे रन करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूज़र से चॉइसेस मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, चॉइस मतलब मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तो मैं जयपुर जाता हूँ तो केस 2 चलना चाहिए। मतलब कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए? वेलकम टू जयपुर। तो आप यहाँ पर देखेंगे वेलकम टू जयपुर तो प्रिंट हो ही रहा है, उसके बाद वेलकम टू अहमदाबाद भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमने /n यूज़ में नहीं लिया है, इसीलिए ये सब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर /n लगा देता हूँ एवरी लाइन के बाद। जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। मैं इसे फिर से रन कराता हूँ और मैं यहाँ पर चॉइस देता हूँ 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू जयपुर, वेलकम टू अहमदाबाद और इनवैलिड सिलेक्शन, तीनों मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एक्सप्रेशन से उसकी केस की कोई वैल्यू जब मैच होती है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 दी है, तो ये क्या करेगा कंट्रोल, यहाँ इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद वो उसके बाद लिखे इंस्ट्रक्शन को रन करेगा और उसके बाद जो लास्ट में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको रन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि
किसी एक ही इंस्ट्रक्शन जिससे कि वैल्यू मैच हो रही है उसी को ये एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए हमें ब्रेक कीवर्ड यूज में लेना होगा। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 2 से मैच कर रही है तो केस 1 को ये जंप कर देता है। अब हम चाहते हैं कि अगर ये केस 2 मतलब अगर ट्रैवलर चाहता है कि मैं जयपुर ही जाऊं तो उसे वो अहमदाबाद क्यों लेके जाए, तो हम यहाँ पर उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं, जिससे कि जिस स्टेशन के लिए यूज़र ने नंबर इनपुट करे हैं उसी स्टेशन पे गाड़ी आपकी रुक जाए, जयपुर के साथ आप अहमदाबाद ट्रेवल ना करें। तो मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड लगा देता हूँ। इस ब्रेक कीवर्ड को आप लूप को टर्मिनेट करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। जब कभी आपको कोई लूप बीच में ही टर्मिनेट करना हो तो फिर आप ब्रेक कीवर्ड वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेक। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ 1। तो 1 वैल्यू जब मैं दूंगा, 1 चॉइस दूंगा, तो मुझे दिल्ली के लिए मैंने रिक्वेस्ट किए तो वेलकम टू दिल्ली के अलावा अब किसी तरह का कोई मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर स्टेटमेंट के हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड अप्लाई कर दिया है। तो वो उसे वहीं टर्मिनेट कर देगा, मतलब आपकी ट्रेन को वहीं रोक देगा जहां तक आपने टिकट लिया है। तो आपने दिल्ली तक का टिकट लिया है तो आप एंटर करें, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वेलकम टू दिल्ली का ऑप्शन आपके पास आ गया है। फिर से मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करता हूं और यहां पर मैं इस बार इनवैलिड सिलेक्शन देता हूं, मतलब अब यहां पर मैं एक अलग वैल्यू देना चाहता हूं जो कि इस रेंज में नहीं है, 1 2 3 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहां पर 5 वैल्यू देता हूं। तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर जो हमने कोड लिखा है इनवैलिड सिलेक्शन का वो यहां पर प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज में लेके प्रोग्राम की एक एक लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस लाइन को आपको एग्जीक्यूट करना है आप उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरह से हमने स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप केसेस में कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ आपके रियल नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप केस में जो वैल्यूज़ देते हैं वो रैंडम ऑर्डर में भी हो सकती है, मतलब आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ 36 लिख सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। बस आपकी चॉइस जो आपने एक्सप्रेशन में यहाँ पर अप्लाई की है, मतलब एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो आपके केस से मैच होना चाहिए और आपका कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम और स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस समझ में आए होंगे। अगर आपको स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और मेरे आने वाले लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर भी हम फेसबुक पे डिजिटल वेव नाम से अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे पेज पे आ सकते हैं। वहां हम कुछ क्विजेज़ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डालते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उससे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और आप हमारे चैनल के कंटेंट के बारे में अपडेट रहेंगे। थैंक यू।